हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 का सांख्यिकी का नेक्स्ट 4D अभ्यास लगाने वाले हैं। कल हम लोगों ने आंकड़ों का प्रदर्शन पिक्टोग्राफ द्वारा सीखा था और आज 4D में क्या दिया हुआ है, इन्होंने आंकड़ों के प्रदर्शन करने के लिए एक नई विधि दी है, दंडारेख विधि, यानी बार ग्राफ बनाना। तो चलिए समझते हैं। पहले इसका बेसिक थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद इसके अभ्यास के सवाल हम लोग लगाएंगे। आंकड़ों को चित्रारेखों यानी पिक्टोग्राफ से निरूपित करने में समय अधिक लगता है। कल हम लोगों ने अभ्यास बनाया। चित्रों को बनाने में काफ़ी समय भी लग रहा था, बनाने में कठिनाई भी हो रही थी और चित्र आकर्षक या सुंदर भी नहीं बन रहे थे। उनको बनाने में समय अधिक लग रहा था, निरूपित करने में। आंकड़ों के निरूपण के लिए हम अन्य चित्रीय विधियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिनमें से एक कौन सी है, दंडारेख विधि है। इस बार हम प्रतीक चित्रों के स्थान पर दंडारेख विधि का प्रयोग करेंगे। अच्छा, दंडारेख में क्या क्या है? इसमें एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर यानी कि दंड बार बनाते हैं हम लोग, खींचे जाते हैं इसमें बार्स। बीच की दूरी इनकी समान होती है। बार्स के प्रत्येक बार के बीच की दूरी कैसी होती है? समान रहती है। और इसकी लंबाई जो होती है वो आंकड़ों यानी संख्या को दर्शाती है, उनके मान को दर्शाती है। तो इस प्रकार से आंकड़ों के निरूपण की इस विधि को दंडारेख बार डायग्राम या दंड आलेख बार ग्राफ कहलाता है ये। तो चलिए देखते हैं कि दंडारेख को बनाते कैसे हैं। ये हमने बच्चा उदाहरण एक ले लिया है आपकी बुक से। इसमें क्या दिया हुआ है, कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, पूर्णांक 600 में से उन विद्यार्थियों को नंबर मिले हुए, मार्क्स। अमिता को 450, नमिता को 300, दीप्ति को 400, अजय को 350, अमर को 500 और नाजिया को 550। हमें इनका जो है बार ग्राफ खींचना है, दंडारेख। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण बनाती हुई हम एक आकृति बनाएंगे जिसमें हम O पॉइंट मानेंगे, OX, ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई, और जो OY मानेंगे वो कैसी हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। अब इस क्षैतिज रेखा पर हम जो शिक्षार्थी हैं हमारे, उनके नामों को दर्शाएंगे, और जो ये दिया हुआ है आपका ऊर्ध्वाधर वाला प्राप्तांक, इस पर हम क्या करेंगे, इनके अंकों को दर्शाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इसमें नाम जो विद्यार्थी दिए हुए थे उनके नाम हमने क्षैतिज रेखा पर अंकित कर दिए हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा पर मार्क्स यानी कि अंक लिख दिए हैं। अब पैमाना अगर हमें मानना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक अगर लेते हैं हम, तो जो इनके मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें दर्शाना कैसा हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मानते हैं, 100 अंक लेकर के चलते हैं। अमिता की मार्किंग कितनी है, 450, 450। तो कहाँ आएंगे हम, 100, 200, 300, 400 और ये रहा आपका 450। तो यहाँ पर हम एक हल्की सी लाइन खींचते हैं, उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और ऐसे करके ये देखिए, ये इनका बार ग्राफ आ गया अमिता का। उसके बाद नमिता के लिए 300 नंबर, 300 नंबर कहाँ है, यहाँ पर कहीं है। तो 300 नंबर नमिता के, ये हम लाइन खींचते हैं, ये आ गया। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट दीप्ति 400, 400 कहाँ पर है, 400 यहाँ कहीं है, ये रहा आपका 400। तो 400 पर एक हम बार खींच देते हैं, ये बन गया आपका। नेक्स्ट है अजय, अजय कितने में है, 350 में, ये भी है 350, ये रहा आपका 300 और 350, 350 यानी कि अब हमें यहाँ आना है। देखिएगा ज़रा, ये रहा अजय। ये डॉट बच्चों हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए और इसकी सीध में रहे। आगे देखिए अमर, अमर के 500 मार्क्स हैं, तो 500 यहाँ पर कहीं दिया हुआ है, ये रहा, ये अमर का बार ग्राफ आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है नाजिया 550, 550 यानी इसके भी ऊपर गया, ये देखिए, ये रहा नाजिया का अंकों का बार ग्राफ, ये रहा। ठीक है। अब बाकी के हम इनको मिटा देते हैं जिससे कि ये आपका जो बार ग्राफ है वो बिल्कुल क्लीन दिखने लग जाए। इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चूंकि ये प्लेन बोर्ड है और इस पर अगर हमें बार ग्राफ खींचना है, बहुत सही लाना है, तो इसके लिए मैंने इसका प्रयोग किया। ये देखिए, ये आपका आ गया बार ग्राफ किसका, कक्षा 6 में विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का बार ग्राफ। ये बच्चों आपका
एक उदाहरण हमने लेकर के चले थे, जिसमें हमने आपको बताया कि हम किस प्रकार से बार ग्राफ को बना सकते हैं। बच्चों, इस दंड आरेख को हम क्षैतिज दिशा में भी बना सकते हैं। उसमें हमें क्या करना होगा, ये जो विद्यार्थियों के नंबर हैं वो हमारे इस रेखा पर आ जाएंगे और जो ये मार्क्स हैं वो हमारे इस रेखा पर आ जाएंगे और ये जो दंड बने हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। चलिए मैं आपको वो भी बना करके दिखाती हूँ कि क्षैतिज दिशा में अगर बनाया जाए दंड आरेख तो किस प्रकार से दिखेगा। ये देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया, इस पर जो हमारा ऊर्ध्वाधर में अंक लिखे हुए थे उनको हमने क्या किया, क्षैतिज वाली लाइन पे लिख दिया और जो शिक्षार्थी थे वो हमने इस कॉलम में लिख दिए। अब इनको हम किस प्रकार से खींचेंगे, देखिएगा जरा। अमिता के मार्क्स कितने हैं, 450, तो 450 हमारा यहाँ आने वाला है। ठीक है, तो 450 के सामने हम क्या करेंगे, एक बार बनाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से ये बच्चों क्षैतिज दिशा में बनाया हुआ दंड आरेख हो गया। और इसको अगर हमें और अच्छे से पहचानना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा या तो कलरिंग कर सकते हैं या कुछ हम शेड दे सकते हैं जिससे कि ये अलग से दिखना शुरू हो जाए। तो ये आपका आ गया क्षैतिज दिशा में बनाया हुआ दंड आरेख। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। दंड आरेख में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। विषय वस्तु को शीर्षक के रूप में ग्राफ के ऊपर लिख देना चाहिए। आगे पैमाना अवश्य लिखें और पैमाना ऐसा हो जो चित्र ना तो बहुत बड़ा बने उससे और ना ही बहुत छोटा बने। दंडों के बीच की चौड़ाई बराबर हो। ठीक है, दंडों की जो चौड़ाई है यानी हम लोग जो बार ग्राफ बनाते हैं उनमें इक्वलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक बहुत पतला कर दिया और एक बहुत चौड़ा कर दिया। आगे देखिए बीच की दूरी समान हो। बीच की दूरी यानी ये दूरी कैसी होनी चाहिए आपकी, बहुत इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यहाँ पर बना है और एक वहाँ पर बना हुआ है। आगे देखिए प्रत्येक बार एक ही आधार पर हो। इनका आधार कैसा होना चाहिए, इनका आधार एक ही होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अलग अलग आधारों पर बार्स नहीं बने होने चाहिए। तो चलिए बच्चों लगाते हैं आप इसके अभ्यास के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ है, एक दंड आरेख बना हुआ है जो क्या दर्शा रहा है, उपर्युक्त दंड आरेख मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके हमें जवाब देने हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, यह दंड आरेख क्या सूचना दर्शाता है। यह दंड आरेख क्या सूचना दर्शा रहा है, परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए अंकों का पैमाना ही है, अंकों को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। आगे नेक्स्ट, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। अधिकतम अंक किस में प्राप्त किए, ये देख लीजिए, गणित। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये देखिए बार ग्राफ सबसे ऊंचा कहाँ गया हुआ है, गणित विषय के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम किस विषय में प्राप्त किए, उसने गणित विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। न्यूनतम अंक वाला सबसे बार ग्राफ कौन सा वाला है, सोशल का है। ये देखिए यहाँ पर ये कितना है, सबसे छोटा ये दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक विषय के नाम व उनके प्राप्त किए गए अंक लिखिए। विषय के नाम और उनके अंक भी हमको लिखने हैं। तो देखिएगा जरा, हिंदी में कितने अंक हैं इनके, हिंदी में अंक हैं इनके 60। नेक्स्ट अंग्रेजी में कितने अंक हैं, ये देखिए अंग्रेजी में है इनके पास 55, 55। देखिए बच्चों बार ग्राफ कितना आसान है बनाना और इसने तुरंत जो है सूचना भी दे रहा है बहुत आसानी से। गणित में कितने मार्क्स हैं इनके, 80। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, विज्ञान में देखते हैं इनको कितने नंबर मिले हुए हैं, ये देखिए विज्ञान में 75। लास्ट है सामाजिक विज्ञान, क्या है, सामाजिक विज्ञान में कितने नंबर हैं इनके, ये देखते हैं, ये आ गया आपका 50। ये बच्चों आपका पहला क्वेश्चन जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित आरेख में वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दिखाई गई है।
इसमें वर्ष 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 इसमें कितने हज़ार टन गेहूँ खरीदा गया है, इसमें ये दर्शाया गया है। पैमाना कितना मान लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन मान लिया है। तो देखिएगा ज़रा, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये 1000 टन में है गेहूँ की मात्रा। तो इसमें वर्ष भी लिख दिए हुए हैं। आगे कुछ प्रश्न दिए हैं, इनके हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, आरेख का जो पैमाना है वो क्या है। आरेख का पैमाना हमारा है कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 5000 टन। ये देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 5000 टन, फिर 10,000, फिर उसके बाद में बढ़ता चला गया। सेकंड, किस वर्ष गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। अधिकतम मात्रा कब खरीदी गई, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है चित्र में आराम से, कितना, 2004 में खरीदी गई। किस वर्ष खरीदी गई, वर्ष 2004 में खरीदी गई। और कितनी मात्रा खरीदी गई, ये भी दिख रहा है हमको, कितना, 30,000 टन। 30,000 टन। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, किस वर्ष गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। न्यूनतम मात्रा हमें साफ दिखाई दे रही है, वर्ष 2000 में। ठीक है, कितनी, 15,000 टन वर्ष 2000 में खरीदी गई थी न्यूनतम मात्रा। आगे देखिए, वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। 2002 में इन्होंने पूछा है, ये रहा 2002, कितना है, 20,000 टन है। ठीक है, 2002 में गेहूं की मात्रा कितनी खरीदी गई, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, 20 पे आया है कॉलम, और कितना, 20,000 टन। ये रहा आपका 20,000 टन गेहूं खरीदा गया आपका। ये आपका बच्चों सेकंड क्वेश्चन था, इसके प्रश्न पूछे गए थे जिनके हमने उत्तर दे दिए हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा प्रश्न, क्या कहता है, निम्नांकित आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर भी एक दंड आरेख दिया हुआ है जो कि आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। देखिए शिक्षार्थी ये लिखे हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी, ये यहाँ पर पैमाना माना हुआ है। वर्ष क्या है, 2000, 2001, 2 और 3। तो इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 40। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों से कितनी अधिक थी। देखिएगा जरा, 2002 में कितने हो गए हैं, ये 60 विद्यार्थी हो गए हैं, और 2001 में कितने थे, ये 40 थे। तो यानी कि कितने हो जाएंगे ये, अगर 60 माइनस का 40 कर दें, यानी कि 20 शिक्षार्थी। ठीक है, 20 शिक्षार्थी क्या थे, अधिक थे 2002 में एक की तुलना में। आगे तीसरा प्रश्न है, अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी। अधिकतम शिक्षार्थी किस वर्ष में है, ये देखिए दंडारेख आपका साफ दिखा रहा है, 2002 में। 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या क्या थी, आवासीय विद्यालय में सबसे अधिक थी। ये बच्चों आपका तीसरा प्रश्न था, लास्ट 4D अभ्यास का। 4D अभ्यास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ पेपर पर दंडारेख खींचना सीखेंगे। तब तक आप इन सवालों को लगाइए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।